गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण, इन सब के बारे में जानेंगे। कुल मिला के हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मृदा यानी कि मिट्टी, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, यानी कि मिट्टी कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, यानी कि जो भूरे भूरे कणों का जो स्वरूप होता है वो मिट्टी जो होती है ये मृदा कहलाती है। ये पतली परत होती है पृथ्वी पर और यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है, यानी कि भूमि पर ऐसी पड़ी हुई होती है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, यानी कि ये जितना भी मिट्टी का स्वरूप है इसको हम स्थल बोलते हैं, बाकी तो पानी होता है पृथ्वी पे। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। किस किस से होता है निर्माण? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, यानी कि मिट्टी में बहुत सारे खनिज और जैव पदार्थ मिक्स होते हैं। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। इसमें क्या क्या होता है? खनिज और जैव पदार्थ दोनों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाते हैं खेती के लिए। तो अभी जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो भुरभुरी परत होती है, ये जो मिट्टी होती है, ये पृथ्वी के साथ एकदम सटी हुई होती है और इस मिट्टी के अंदर जो है बहुत सारे जैव पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब खनिज, लवण और बहुत सारी जैविक मतलब पदार्थों से मिलकर ये बनी हुई होती है मिट्टी। और इसको ये जो जैव पदार्थ होते हैं और खनिज लवण होते हैं इसको बहुत उपजाऊ बनाते हैं खेती के लिए। तो इस भुरभुरी परत यानी कि इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? मृदा। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आई है कि अपक्षय की प्रक्रिया से ये मृदा बनती है। अब अपक्षय क्या होता है मैं वो समझा रही हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का पेज है, तो यहाँ पर देखो अपक्षय की परिभाषा दे रखी है आपकी बुक में। 8th क्लास की जो भूगोल की बुक है उसके अंदर अपक्षय अपक्षय का मतलब होता है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना, यानी कि किसी पहाड़ का या किसी शैल का टूटना और फिर उस शैल के टूटे हुए हिस्से से जो भुरभुरी मिट्टी झड़ती है उसको मृदा बोलते हैं। यहाँ देखो हमारी ये पृथ्वी का स्वरूप है, इसको भी मैं बाद में समझाऊंगी, पहले मैं इसमें समझा देती हूँ आपको। ये देखो ये जो शैल है, ये जो शैल मतलब ये शैल किसे बोलते हैं? पहाड़ों को, ठीक है। तो ये जो शैल है, ये पहाड़ जो है, ये जब टूटते हैं तो ये इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी छोड़ते हैं नीचे। तो इसी से ये मिट्टी यानी कि मृदा का निर्माण होता है, शैलों के टूटने से, ठीक है। पहाड़ों के टूटने से मिट्टी का निर्माण हो रहा है और फिर इसके अंदर बहुत सारे खनिज, लवण और जैव पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये जो शैल है ये बहुत सालों से मतलब बने हुए पहाड़ हैं। अब ये जब टूटेंगे तो इसमें से खनिज, लवण भी झड़ेंगे। तो अपक्षय का मतलब आपको समझ में आया? अपक्षय का मतलब होता है कि शैलों का टूटना और क्षय होना। तो अब यहाँ पर देखो हमारी जो मिट्टी का जो आवरण होता है वो इस तरीके से हमारी पृथ्वी के अंदर होता है। सबसे पहले होता है ये मिट्टी, मतलब ये घास वगैरह, इन सब के नीचे ये मिट्टी पाई जाती है। ये देखो यहाँ पर ये ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है, यानी कि हमारी जिस मिट्टी को हम देखते हैं वो वाली मिट्टी। फिर होती है बालू, गाद और क्ले के साथ उप मृदा, यानी कि फिर उसके नीचे फिर क्या आता है? गीली मिट्टी आने शुरू हो जाती है। ऊपर तो सूखी मिट्टी होती है, नीचे गीली मिट्टी होती है। फिर होता है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, यानी कि फिर नीचे चट्टानी मिट्टी आ जाती है, जो टूटी जो मतलब कुछ पत्थरों के फॉर्म में होती है ये। और फिर आ जाती है जनक चट्टाने, यानी कि जो रियल फॉर्म ऑफ चट्टानों के से टूटी थी ना, वो नीचे रियल चट्टाने आ जाती हैं। तो ये मिट्टी का पूरा एक तरीके से कह लो पैटर्न है कि ऊपर सूखी मिट्टी आएगी, फिर गीली मिट्टी आएगी, फिर उसके बाद अपक्षय चट्टानों के पदार्थ आएंगे और फिर उसके बाद जो जनक चट्टाने यानी कि जो असली चट्टाने टूटी थी वो फिर बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में आने लग जाएगी। तो ये मिट्टी का पूरा स्वरूप है आपका। अब मृदा निर्माण के कारकों को पढ़ते हैं कि किस तरीके से मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। जनक शैल के स्वरूप, यानी कि जो वो पहाड़ मैंने दिखाए थे वो,
पहले तो वो पहाड़ होते हैं, ठीक है। फिर जलवायविक कारण, यानी कि जलवायु से धीरे धीरे वो पहाड़ ढहने लगते हैं अपने आप। फिर स्थलाकृति, किस तरीके की स्थलाकृति है, क्या वो ऊबड़ खाबड़ है, क्या वो पहाड़ जो थे वो एकदम पथरीले थे, या कुछ उसमें वो शैल जो थे वो कुछ संगमरमर टाइप का था, या कैसा था, मतलब पहाड़ों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं ना, तो स्थलाकृति आ जाएगा उसमें। फिर है जैव पदार्थों की भूमिका, मतलब कुछ जैव पदार्थ जो होते हैं वो पहाड़ों को धीरे धीरे जो है ना खाना शुरू करते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है अपने आप ही वो शैल धीरे धीरे ढहना शुरू हो जाते हैं। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, अब उनके जो धीरे धीरे जो पहाड़ जब टूटते हैं तो उनके अंदर भी काफ़ी समय लगता है, कई हजार साल लगते हैं पहाड़ों को धीरे धीरे टूटने में, तो फिर वो समय भी काउंट किया जाता है। तो कुल मिला के ये सारे कारक हैं मृदा के निर्माण में। मैं इसको ठीक से दिखा देती हूँ एक टेबल में। इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो मुझे बड़ी दूसरी स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा आपको। ये आपकी बुक में से लिया हुआ है। ये देखो, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से मतलब यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, सेम जो अभी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो, ये मृदा के जो कारक हैं, कैसे बनती है मृदा। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को भी प्रभावित करते हैं। मतलब मृदा ऐसे ऐसे बनती है, शैलों से और जलवायु से, और फिर उच्चावत तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। यानी कि ढाल पर, जब वो मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी जिसमें ऐसे दो शैल खड़े हुए थे और बीच में जो ढाल पे एकदम बालू आके ऐसे रुकी हुई थी, वो उस तरीके से बनती है। नेक्स्ट है वनस्पति, प्राणी जगत, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर और प्रभावित करते हैं। अब ये बार बार ह्यूमस ह्यूमस आ रहा है, वो अभी मैं आगे समझाऊंगी कि ये क्या होता है। समय, मृदा परिच्छेद, मतलब समय की भी बहुत एक वैल्यू होती है कि वो धीरे धीरे शनय शनय, जैसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे मिट्टी झड़ती जाती है उन शैलों पे से, तो इसका भी एक समय होता है। तो ये इस तरीके से ये ह्यूमस की फॉर्म ले लेता है। जैसे ये खाद बन रही है, खाद का मतलब ये होता है कि हमने अपना कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है वो इसके ऊपर मृदा के अंदर डालकर मिक्स कर दिया, तो ये खाद बन जाती है, इसे बोलते हैं ह्यूमस। फिर हम पौधों के मतलब पौधों के अंदर डाल के इसका उपयोग करते हैं। इसमें बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, तो ये अच्छा रहता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं भूस्खलन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, भूस्खलन। भूस्खलन का सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि ये देखो, यहाँ पे ये मिट्टी टूट रही है, जिस तरीके से ये हमारे शैल टूटते हैं, यानी कि पहाड़ टूट टूट के मिट्टी नीचे गिर जाती है। और अभी उत्तराखंड में थोड़े दिन पहले ही हुआ था कि मिट्टी मतलब पहाड़ नीचे जैसे ढह जाते हैं, तो ये मिट्टी टूट टूट के गिरती है। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल या मलबा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि इस मिट्टी टूटने की प्रक्रिया को ही भूस्खलन बोलते हैं। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। कब कब मिट्टी टूटती है? अगर भूकंप आ गया तो बाढ़ का पानी बहा ले जाता है मिट्टी को तब, और ज्वालामुखी के फटने से। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है। आपने देखा होगा पहाड़ों पर जब लंबे समय तक बारिश होती है तो वो बारिश अपने साथ नीचे मिट्टी बहाकर लेकर आ रही होती है, तब भी मिट्टी का क्षरण होता है, ठीक है, मतलब भूस्खलन होता है। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना चाहिए। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्राविधियों कई निम्नलिखित हैं। मतलब अब इनको पढ़ेंगे हम, क्या कैसे कैसे हम भूस्खलन को रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाली स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट वाले में दिया गया है कि भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र, पहले मतलब ये जहाँ जहाँ भूस्खलन होता है उसको पहले मानचित्र के ऊपर इंडिकेट कर दिया जाता है कि यहाँ अगर मान लो कि यहाँ पर भूस्खलन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ऐसी जगहों को ना मतलब छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर मतलब इसके हिसाब से तो घर बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है।
यहाँ पर लिखा ना, इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन आवास में भी आजकल कोई नहीं बनाता है, सबको पता है कि मतलब यहाँ पर एक बारी अगर भूस्खलन हो गया तो पूरा घर टूट जाएगा। तो आजकल आवास भी क्या बनते, कुछ नहीं बनते। मतलब यहाँ पर फिर वो ये कि एक एक दो दो कमरे बना के छोड़ दिया जाता है, कुछ दिन मतलब यहाँ पर रह लिया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि मतलब बहुत बारिश आ रही है तो फिर उसको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, कि जब बारिश में अगर बचा रहेगा तो वापस आके बस जाएंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए शिफ्ट हो जाते हैं वो लोग कहीं दूसरे इलाकों में जहाँ पर भूस्खलन नहीं होता। अब सेकंड वाला है कि भूमि को खिसकने के से बचाने के लिए प्रतिरोधक दीवारों का निर्माण किया जाता है। प्रतिधारी दीवारों का निर्माण मतलब आपने देखा होगा कभी कभी जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी सारी बाड़े वगैरह लगाई हुई होती हैं पहाड़ों के ऊपर। मतलब ऐसे इस तरीके के जो होता है ना, जाल वगैरह लगा लगा के मतलब पहाड़ों को रोका हुआ होता है कि किसी के ऊपर पत्थर ना गिर जाए या कुछ भी। तो वहाँ पर मतलब इस तरीके से रोका जाता है, ये जाल लगाकर दीवारों को, दीवार वगैरह बना के जालों की, पहाड़ों को गिरने से। और भूस्खलन को रोकने के सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण, यानी कि वहाँ पे इतने पेड़ पैदा कर दो कि जिनकी जड़ें हैं ना वो मिट्टी को इतनी अच्छे से पकड़ ले कि वो भूस्खलन हो ही ना वहाँ पे। नेक्स्ट है सतही अपवाह तथा झरना के प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रित उपाय क्रियान्वित किए जाते हैं। यानी कि झरनों के साथ जो मिट्टी बहकर आती है तो उसको भी नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। अब यहाँ पर मृदा के का निम्नीकरण देखते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं। मृदा अपरदन मतलब जैसे क्या होता है कि अगर मान लो सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं, जैसे कि आप देखते हो पहाड़ों पर ऐसे बने हुए होते हैं सीढ़ी नुमा खेत, तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी उड़ के नीचे आ जाती है हवा से, तो उसे मृदा अपरदन बोलते हैं। और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा को निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये सब है। ठीक है, तो मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हुए यहाँ पर? एक तो वनोन्मूलन, मतलब इतने पेड़ काटे जा रहे हैं कि जिनसे जड़ जो मिट्टी पकड़ के रखती है वो छूट जाती है, और मिट्टी फिर वही है कि जब फ्री हो जाएगी तो फिर वो तो बह के अपने आप ही निकल जाएगी नीचे को। अतिचारण वही हो गया, मतलब पेड़ वगैरह काटना, इतनी अति मचा दी है ना बहुत ज़्यादा। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। अब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इतने अत्यधिक उपयोग होने लग गया इनका कि पेड़ पौधों ने मतलब वो पैदावार अब नहीं हो पाती जो पहले होती थी कभी ऑर्गेनिक चीज़ों की। और इनका प्रयोग अच्छी बात नहीं है ज़्यादा, उर्वरकों का और केमिकल्स का। वर्षा दोहन, अब वर्षा क्या करती है, अपने साथ मिट्टी को नीचे बहा के ले आती है, वही भूस्खलन और बाढ़, वही सब कारण है जो ऊपर दे रखे थे। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट देखो क्वेश्चन, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है भाई, अभी हमने पढ़ा था ये वाला, तो हम ये वाला जो है ना इस तरीके से यहाँ से लिख लेंगे, आंसर हमारा ये वाली लाइन आएगी। ये सेकंड, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 2 लाइन हो गई, मतलब 1.5 लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। सेकंड देखते नीचे, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारण ये सारे हैं। आप यहाँ से पूरा ये उतार लोगे। ठीक है, ये पूरा उतार लेना सेकंड वाले में, मिट्टी के निर्माण के कारक और ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये उतार लेना, सेकंड वाले का हो गया ये। अब थर्ड वाला देखो, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? तो भूस्खलन को कम करने क्यों आवश्यक है भाई? देखो, इसका आंसर इस तरीके से होगा कि अगर मिट्टी बहकर निकल जाएगी तो हम कहाँ पर खेती करेंगे? उपजाऊ मिट्टी अगर निकल गई बहकर पानी के साथ तो हम खेती कहाँ करेंगे? उस मिट्टी को रोक कर रखना होगा ना। तो बस इसीलिए भूस्खलन को रोकने के लिए हमें उपाय करने पड़ते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो थर्ड का आंसर आप ये लिखोगे, उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकने के लिए और खेती के लिए मिट्टी को एक जगह रोके रखने के लिए हमें भूस्खलन को रोकना पड़ता है। ठीक है,
तो हमारा आंसर आप ये लिख लोगे, थर्ड वाला। एक तो उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकने के लिए, और खेती के लिए मिट्टी को एक जगह रोके रखने के लिए भूस्खलन को रोकना पड़ता है हमें। तो हमारा आंसर ये थर्ड वाले का हो जाएगा। इसलिए हमें भूस्खलन को कम करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आई होप ये आज की आपको वर्कशीट समझ में आई होगी और मृदा के बारे में आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को सिर्फ वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर करा के ना छोड़ दूं, बच्चों को कुछ समझ में आए कि हाँ भाई, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना एक एक वर्कशीट के लिए। आई होप आपको ये मृदा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।